हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट में हम पढ़ रहे थे पारिस्थितिकी तंत्र। तो आज हम देखेंगे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। देखिए, ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र जिसमें आवास का मुख्य आधार ही जल हो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। इजी वर्ड्स में देखिए, जो भी समुद्र है, नदी है या फिर झील है, उसके अंदर जो भी मतलब एक इकोसिस्टम होता है, जैसे वहाँ पे कौन से जीव पाए जाते हैं, फिश वगैरह, या फिर कौन से पौधे पाए जाते हैं, तो उन सबको मिला के वहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। जल में लवण की मात्रा के आधार पर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। अब देखिए, अगर आपने ओशन का पानी पिया होगा तो आपको लगा होगा थोड़ा सा नमकीन, है ना, तो उसको बोलते हैं लवण की मात्रा। ठीक है, तो लवण की मात्रा के आधार पर हम जलीय पारितंत्र को 3 पार्ट में बांट देते हैं। जैसे पहला हो गया अलवण जलीय पारितंत्र, जो हम पानी पीते हैं, जो जिसमें आपको देखा है आपको खारा नहीं लगेगा। इस पारितंत्र में लवण की मात्रा बहुत कम होती है, जो कभी 5 पीपीटी से अधिक नहीं होती। देखिए, 5 पीपीटी क्या है? 5 पार्ट्स पर 1000। ठीक है, मतलब 1000 पार्ट में कितने पार्ट लवण है, तो बहुत कम होता है, 5 पीपीटी होता है। इसमें झील, मीठे पानी की तालाब, नदी, झरने इत्यादि शामिल होते हैं। तो जो पानी हम पीते हैं वो इसमें आता है, जिसमें क्या होता है, खारा नहीं होता है। अब देखिए, समुद्री पारीतन 35 पीपीटी या उससे अधिक लवण की मात्रा वाले समुद्री जल में जो पायतन विकसित होता है उसे समुद्री पायतन कहते हैं। इसमें छिछले और खुले समुद्र आते हैं। देखिए, जो समुद्र है, ओशन है, उसका पानी बहुत ही खारा होता है, बहुत ज़्यादा नमक मिला होता है। तो अगर 35 पीपीटी, याद कैसे होगा, 5 में है, देखिए पहले 5 और फिर 35। ठीक है, 5 से रिलेटेड ऐसे ऐसे याद रखना, तो आपको एकदम थोड़ा याद आ जाएगा। तो 35 पीपीटी से अधिक अगर लवण हो तो क्या होता है, वो समुद्री पारीतंत्र हो गया। अब एक होता है ज्वार नदमुखी या ऐशरी पारीतंत्र। देखिए, ये कैसा होता है, जहाँ पर क्या होता है, लवण वाला पानी और अलवणीय जल मतलब दोनों मिलते हैं। तो मतलब इतना खारा भी नहीं होगा कि समुद्र जैसा हो और मीठा भी नहीं होगा, बीच का होगा, तो वहाँ पर ये वाला होता है। इसमें लवण की मात्रा अलवणीय पायतन से अधिक किंतु समुद्री पायतन से कम होती है। ठीक है, बीच की मात्रा होती है। समानता यह इन दो पारितंत्रों के बीच का संक्रमण क्षेत्र होता है, मतलब बीच का क्षेत्र होता है। एक साफ समझ लीजिए, एक मीठा पानी और एक जो खारा पानी होता है, उसके बीच का क्षेत्र होता है। इतना कम भी उसकी नहीं होती है लवण और बहुत ज़्यादा भी नहीं होते हैं। इसमें एस्चुरी और मैंग्रोव्स आ जाते हैं। अब देखिए, जलीय पारितंत्र को प्रभावित करने वाले कारक। अब जो जलीय पारितंत्र होता है उसको कौन कौन से रीज़न है जिससे वो प्रभावित होता है। तो अब आपको पता है, मतलब हम ये समझ रहे हैं कि कहाँ पर जीव जो होते हैं समुद्र में या पेड़ पौधे होंगे, वो किस चीज़ों से प्रभावित हो जाते हैं। तो देखिए, सौर प्रकाश, आपको पता है कि पूरा जो पानी होता है उसमें नीचे तक जो हमारी सनलाइट है नहीं पहुंच पाती है, ऊपर ऊपर पहुंचती है, तो आपको ज़्यादातर जीव जंतु वहीं पर मिलते हैं। जल के अंदर प्रकाश की पहुंच के आधार पर जलीय क्षेत्र को 2 भागों, प्रकाशीय क्षेत्र फोटिक जोन और अप्रकाशीय क्षेत्र एफोटिक जोन में बांटा जाता है। तो हम 2 टाइप्स में बांट देंगे, एक जहाँ पर प्रकाश आ रहा है और एक जहाँ पर प्रकाश नहीं आता है, नीचे की तरफ। प्रकाशीय क्षेत्र जल की सतह से कुछ मीटर जल के भीतर होता है, जहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न हो सकती है। तो देखिए, अगर मान लीजिए हमारा पानी ओशन है, तो क्या होता है कि ऊपर तो हमारी जो सनलाइट है वो यहीं तक आ पाती है, कुछ मीटर तक। ठीक है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है, यहाँ पे आपको सनलाइट नहीं पहुँच पाएगी। तो ये प्रकाश जो फोटोसिंथेसिस करने के लिए आपको पता है सनलाइट चाहिए, तो वो यहीं तो हो पाएगा, इसी क्षेत्र में। तो ऐसा होता है जहाँ प्रकाशीय क्षेत्र जल की सतह की कुछ मीटर तक होता है। ठीक है, जहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी वहीं होती है। अप्रकाशीय क्षेत्र प्रकाशीय क्षेत्र के आधार से प्रारंभ होकर जलीय क्षेत्र, झील, समुद्र आदि के तल बॉटम तक जाता है। यहाँ केवल श्वसन की क्रिया होती है। तो जो नीचे का क्षेत्र होगा, जहाँ पे प्रकाश नहीं पहुँच पा रहा है, वो तल का क्षेत्र होता है, और वहाँ पे सिर्फ श्वसन क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण करके पौधे अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, तो तापमान, अब तापमान भी बहुत प्रभावित करता है वहाँ के इकोसिस्टम को। कैसे? जल की विशिष्ट ऊष्मा वायु से अधिक होती है। देखिए, क्या होता है विशिष्ट ऊष्मा, मतलब कि 1 ग्राम द्रव्य को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने के लिए कितनी ऊष्मा चाहिए है, तो वो विशिष्ट ऊष्मा होती है। तो जल की विशिष्ट ऊष्मा वायु से अधिक है। इसका मतलब है कि जल देर से गर्म और देर से ठंडा होता है। इस कारण ये वायु की अपेक्षा देर से गर्म होता है। जल को गर्म और ठंडा होने में वायु की अपेक्षा ज़्यादा टाइम लगता है। अतः जल में रहने वाले जीवों में ताप के प्रति सहता होती है, अर्थात ये तनुतापी होते हैं। देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, तनुतापी। देखिए, जो जल में जीव रहते हैं, अब जल का तापमान इतनी जल्दी बहुत ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा
बढ़ता या कम नहीं होता है जल का तापमान। तो वहाँ के जो जीव होते हैं वो भी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मतलब कम सह पाते हैं, टेम्परेचर में बदलाव कम सह पाते हैं, वो एक निश्चित टेम्परेचर पर ही रह पाते हैं। तो उनको तनुतापी या स्टेनोथर्मल बोलते हैं। यही कारण है कि ग्लोबल वार्मिंग से ज़्यादा खतरा जलीय जीवों को है। अब देखिए कौन ज़्यादा अच्छे से सहन कर पाएगा। जो एक है, एक मान लीजिए स्थल के जीव हैं, वो अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता है या कम होता है तो वो सहन कर लेते हैं, और जल के हैं जो ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता कम होता है वो सहन नहीं कर पाते। तो ग्लोबल वार्मिंग होगी तो जल का जो टेम्परेचर है बढ़ेगा तो वो नहीं सह पाएंगे ना, तो ये होता है उनके साथ, ठीक है, उन्हें ज़्यादा खतरा हो जाता है। अब देखते हैं घुलित ऑक्सीजन, डिसॉल्व ऑक्सीजन। डिसॉल्व ऑक्सीजन कैसी है, वो भी उसके इकोसिस्टम को प्रभावित करता है। जलीय तंत्र में ऑक्सीजन का प्रवेश मुख्यतः जलीय पादपों द्वारा प्रकाश संश्लेषण से होता है और जलीय जीवों के श्वसन द्वारा इसका ह्रास होता है। आपको लगता होगा जल में ऑक्सीजन कहाँ है, लेकिन जल में भी ऑक्सीजन घुली हुई होती है कुछ, ठीक है। और कैसे घुलती है, जो वहाँ पादप होते हैं, जो वहाँ के पौधे होते हैं जल के, वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और जो जलीय जीव होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं, तो वहाँ से ऑक्सीजन का ह्रास होता है। जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा को तापमान दो तरह से प्रभावित करता है। अब देखिए अगर गर्म जल होगा तो ऑक्सीजन की मात्रा घटती जाएगी। तो ऑक्सीजन की मात्रा को तापमान दो तरीके से प्रभावित करता है। पहला, ऑक्सीजन गर्म जल में आसानी से नहीं घुलती। दूसरा, तापमान बढ़ने से समुद्री अपघटकों द्वारा अपघटन की दर बढ़ जाती है, जिससे उन्हें ऑक्सीजन की अधिक आवश्यकता होती है। देखिए पहला ये बता रहे हैं कि मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन गर्म जल अगर होगा तो उसमें आसानी से नहीं घुलती है। अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी, टेम्परेचर जल का बढ़ेगा तो वहाँ के ऑक्सीजन कम हो जाएगी, तो इस तरीके से वहाँ के जीव मरने लगते हैं। इसी तरीके से कोरल को भी नुकसान पहुँच रहा है। दूसरा, तापमान बढ़ने से समुद्री अपघटक जो होते हैं, ठीक है, डिकम्पोजर जो मतलब डिकम्पोज करते हैं सबको, उनकी अपघटन की दर बढ़ने लगती है, जिससे क्या होता है उन्हें ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होती है। तो बाकी जैसे फिश वगैरह होंगे उनके लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो फिर वो मरने लगते हैं। ये यूट्रोफिकेशन में हमने से पढ़ा था। तीसरा होता है पारदर्शिता। जल में निलंबित कणों या पादप प्लवकों की अधिकता प्रकाश की पहुंच को सीमित कर देती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम हो जाती है। इस तरह जलीय पायतन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो देखिए अगर जल में निलंबित कण ज़्यादा है या पादप प्लवक मतलब जो पेड़ होते हैं वो ज़्यादा है, पौधे जल के, तो क्या होता है नीचे तक प्रकाश नहीं पहुँच पाता है या इतनी पारदर्शिता नहीं रहती है, जिससे क्या होगा प्रकाश संश्लेषण कम हो जाएगा। उस तरीके से जलीय पायतन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। चौथा है पोषक तत्व। जलीय पायतन में बेहतर वृद्धि के लिए पोषक तत्वों की एक संतुलित मात्रा का होना आवश्यक है। अत्यधिक पोषण तत्वों की वृद्धि के लिए सुपोषण यूट्रिफिकेशन की समस्या उत्पन्न होती है। देखिए यूट्रोफिकेशन मैंने पढ़ा दिया है आपको, वो वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो क्या होता है कि जो हमारा जलीय पायतन था उनको एक संतुलित मात्रा में पोषक तत्व चाहिए होते हैं, लेकिन अगर पोषक तत्व बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो यूट्रोफिकेशन की समस्या हो जाती है, जिससे क्या होता है उनको जो जीव जंतु होते हैं वो मरने लगते हैं। तो यूट्रोफिकेशन में आपको अभी उस वीडियो में बताया हुआ है, तो आप वो देख सकते हैं एनवायरनमेंट की प्लेलिस्ट में जाके। अब हम देखेंगे आर्द्र भूमि पारितंत्र। देखिए अब यहाँ पर क्या है, पानी और भूमि दोनों मिक्स हो जाते हैं, तो जो भूमि होती है वो दलदली टाइप की रहती है, उसे बोलते हैं। तो वहाँ का इकोसिस्टम कैसा होता है वो देखेंगे। इकोसिस्टम मतलब वहाँ कैसे पेड़ पौधे हैं, कैसे जीव जंतु है, वो सब। आर्द्र भूमियाँ ना तो गहरे जलीय तंत्र है और ना ही स्थलीय पायतन, बल्कि ये वैसे दलदलीय जल वाले क्षेत्र हैं जहाँ साल भर या साल के कुछ महीनों में प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से शांत या बहता हुआ मीठा या खारे पानी वाला समुद्री या गैर समुद्री जल जमाव हो, जिसकी गहराई निम्न ज्वार के समय 6 मीटर से अधिक ना हो। तो यहाँ पे इन्हें बताया कि आर्द्र भूमि क्या होती है, ना तो बहुत गहरा जलीय क्षेत्र होता है कि बहुत ज़्यादा गहरा जल है, ना ही पूरा स्थलीय पारितंत्र होता है, बल्कि दलदल क्षेत्र होता है। मतलब भूमि रहेगी नमी टाइप की, ठीक है, मिट्टी नमी वाली रहेगी, दलदली क्षेत्र होता है, आपने सबने देखा होगा। या वहाँ पर क्या होता है, तो पूरे ईयर के कुछ समय वहाँ पर पानी आता रहता है, शांत जल बहता हुआ रहता है। मीठा या खारे पानी का हो सकता है, समुद्री या गैर समुद्री हो सकता है जल, और क्या है उसकी गहराई निम्न ज्वार के समय 6 मीटर से अधिक ना हो, ये भी है। आर्द्र भूमियों को हम सरल रूप में गहरे जलीय और स्थलीय पायतन के बीच संक्रमण क्षेत्र के रूप में ही परिभाषित कर सकते हैं। तो आर्द्र भूमि को ऐसा ही बोलते हैं कि जो जलीय क्षेत्र होता है और स्थलीय पायतन होता है, जब वो दोनों मिलते हैं तो उनके बीच का जो संक्रमण का क्षेत्र होता है, संक्रमण क्षेत्र मतलब बीच का क्षेत्र, ठीक है, उसको बोलते हैं आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि के छिछले बाढ़ के मैदान, दलदली और कीचड़युक्त क्षेत्र या झील के छिछले क्षेत्र हो सकते हैं। तो बाढ़ का मैदान हो सकता है, आप देखिए है ना, दलदली या कीचड़युक्त क्षेत्र या झील का क्षेत्र हो सकता है। झील के विपरीत आर्द्र भूमियाँ अनेक जलीय व स्थलीय जीवों का आवास
स्थल होती है। अब देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर ज़्यादा जीव पाए जाते हैं आर्द्र भूमि में, खासकर कई पक्षियों, मछलियों या बड़े कशेरुकी के लिए इसलिए इनकी पारिस्थितिकी उत्पादकता और जैव विविधता झील की अपेक्षा अधिक है। यहाँ पर झील से ज़्यादा जीव मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है, ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है आर्द्र भूमि में। आर्द्र भूमियों में उगने वाले जलीय पौधों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है, मैक्रोफाइट्स कहलाते हैं। तो वहाँ पे जो पौधे जिनको हम देख सकते हैं आंखों से, उनको मैक्रोफाइट्स कहते हैं। पारिस्थितिकी व्यवस्था बनाए रखते हुए आर्द्र भूमि पोषक तत्वों का पुनर्निर्माण व जहरीले तत्वों को निष्क्रिय करती है। अब देखिए आर्द्र भूमि एक तरीके से साफ भी करती है एनवायरनमेंट को। ये क्या होता है, अगर पानी आता है तो वहाँ पे जो जहरीले तत्व होंगे वो उसमें रह जाते हैं और साफ़ पानी निकलता है। तो इस तरीके से एक तरीके से एनवायरनमेंट को साफ भी करती है। इसलिए पहले जो है वेटलैंड्स का इतना महत्व नहीं देखा गया। जब देखा गया कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है और इनका ये ख़त्म हो रहा है, तो इनके संरक्षण के लिए कार्य किए गए। इसलिए इन्हें प्रकृति की किडनी भी कहते हैं इन्हें, ठीक है। आर्द्र भूमि अवसादों को रोककर नदियों में गाद के जमाव को रोकती है। इसके अलावा ये बाढ़ के प्रभाव को कम कर मृदा अपरदन को रोकती है। तो आर्द्र भूमि क्या करती है, जो अवसाद आता है नदी में उसको रोक देती है, जैसे मिट्टी वगैरह, और फिर क्या होता है, साफ नदी, ये साफ पानी जाता है। इसके अलावा बाढ़ भी आती है तो उसका प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि पानी यहाँ आ जाता है। इससे मृदा अपरदन भी कम होता है, ठीक है, मिट्टी का अपरदन। आर्द्र भूमियों से होकर बहने मृदा अपरदन मतलब जब मिट्टी कटती कम है, ठीक है। मिट्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई हज़ार और भी ज़्यादा वर्षों में, बहुत ज़्यादा वर्षों में बनती है मिट्टी, लाखों वर्षों में, तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इस तरीके से क्या है, मृदा अपरदन को रोकती है। आर्द्र भूमियों से होकर बहने वाले जल से अशुद्धियाँ और अन्य प्रदूषक कीचड़ में ही फंसकर रह जाते हैं। तो क्या होता है, जब पानी जाता है तो क्या होता है, वो यहाँ पर जो प्रदूषक होते हैं वो यहाँ फंस जाते हैं। इस तरह आर्द्र भूमियाँ प्राकृतिक रूप से स्वतः जल को शुद्ध कर देती हैं और ये पानी को साफ करती है। आर्द्र भूमियाँ या तो अंतःस्थलीय हो सकती हैं या तटीय कोस्टल हो सकती हैं। तो देखिए, या तो इनलैंड्स होती हैं या कोस्टल होती हैं। कोस्टल मतलब समुद्र के आसपास, कोस्टल एरिया में, या फिर भूमि के अंदर अंतःस्थलीय। उल्लेखनीय है कि भारत में अंतःस्थलीय आर्द्र भूमियों का कुल क्षेत्रफल तटीय आर्द्र भूमियों के कुल क्षेत्रफल की तुलना में अधिक है। देखिए, अब भारत में क्या है, अंतःस्थलीय आर्द्र भूमियाँ ज़्यादा हैं तटीय आर्द्र भूमि के उसमें कुल क्षेत्रफल की तुलना में। तो अब इसमें नेक्स्ट हम पूरा पढ़ेंगे क्या होता है ये, और मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड वगैरह इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आएंगे, तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। प्लीज़ अगर आपको ये पसंद आ रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, और लाइक कमेंट ज़रूर करिए और शेयर ज़रूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।